हमें आज के इस कार्यक्रम में सत्राध्यक्ष के रूप में सानिध्य प्राप्त होना निश्चित ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। हमारे बीच माननीय जी मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय कुलपति महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया माल्यार्पण कर और उत्तरीय प्रदान कर हमारे सत्राध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करने का कष्ट करें। दर्शना सामने से आना चाहिए, सामने से आना चाहिए। शॉल बहुत बहुत धन्यवाद है, अभिनंदन है। शुभम जी आप भी स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आदरणीय। मैं पुनः माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर निर्भय पांडे जी का भी हार्दिक स्वागत करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर निर्भय पांडे जी श्री कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार में ज्योतिष विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं और आज महाकालेश्वर की नगरी में, कालजयी नगरी में, कालगणना के केंद्र में आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। इसी अवसर पर मैं माननीय कुलपति जी से और विक्रमादित्य शोध पीठ के निर्देशक आदरणीय श्री राम तिवारी जी से और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति माननीय प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज इस अवसर पर ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ है। ग्रंथ के लेखक डॉक्टर पूरन सहगल जी हैं। ग्रंथ का नाम है मालवा के महानायक भरथरी, विक्रम और भोज। एक महनीय ग्रंथ लोक के लिए अर्पित करने का अवसर उत्पन्न हुआ है। इस अवसर पर उज्जैनी के सारस्वत गणमान्य व्यक्तित्व और आज के इस आयोजन के सारस्वत व्यक्तित्व हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया ग्रंथ का विमोचन कर ग्रंथ को लोकार्पित करने का कष्ट करें। ग्रंथ के लेखक आदरणीय डॉक्टर पूरन सहगल जी का भी इस अवसर पर महनीय वंदन है, अभिनंदन है। आपके चिंतन धारा से निश्चित ही सारस्वत जगत उपकृत होगा, इसी अभिलाषा और आशा के साथ आपकी यह कृति शोधार्थियों के लिए और उज्जैनी अवंतिका के विषय में इच्छुक जो चिंतक हैं उनके लिए उपकारी होगा। मालवा के महानायक भरथरी, विक्रम, भोज को समर्पित यह शोध ग्रंथ आज लोक को अर्पित किया जा रहा है और इस अवसर के हम सभी साक्षी हैं और अभिनंदन हम करतालन पूर्वक करते हैं। मैं इस ग्रंथ के सारस्वत लेखक आदरणीय डॉक्टर पूरन सहगल जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी इस कृति के विषय में 2 शब्द हमें प्रदान करें। सादर। वंदे वाणी विनायको कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जगजननी दुर्गा नमो वेदमाता नमस्तुते, लोकमाता नमस्तुते। सम्मानित मंच और सभागृह में विराजित विद्वद्गण, बहनों, आज मेरी इस पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण जिसे कहा गया है, इस अंचल के बल्कि इस देश के ख्यातिनाम विद्वानों के कर कमलों से हुआ, मैं गौरवान्वित हूँ। ये मेरी 91वीं पुस्तक है।
90 पर एक जिसे 91 कहते हैं, उसकी पुस्तक है। इसका श्रेय हमारे महाराजा विक्रम शोध पीठ के अध्यक्ष डायरेक्टर श्री राम तिवारी जी को जाता है। उन्होंने ये मुझसे लिखवाई। चूँकि मेरे संग्रह में बहुत दिन से ये सब पड़ा हुआ था और धीरे धीरे मैं ही इसको भूल रहा था। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसकी जो पहली 2 लोक कथाएँ हैं, लोक गाथाएँ हैं, भर्तृ और विक्रम की, वो दोनों पंजाबी में हैं। और पंजाबी में होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये उस अंचल में लिखी गई हैं जो आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। और पाकिस्तान का हिस्सा होने से भी बड़ी बात नहीं है, ये उस इलाके में लिखी गई हैं जो मुल्तान से भी ऊपर ज़िला मियांवाली के उस क्षेत्र में इन 2 भर्तृ और विक्रम की लोक गाथाओं को पंजाबी में उन्होंने लिखा, वहाँ की पंजाबी में। मैंने इसका संग्रह उन लोगों से किया जो वहाँ पर इसको गाया करते थे, और गा करके कई बार मैंने उनको सुना और सुन कर के उनको लिखा। और नहीं लिखा होता तो वो लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। भले ही वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो गाथाएं इस दुनिया में हैं। ये श्रम मैंने किया है। और दूसरा काम मैंने ये किया कि चूँकि पंजाबी की लोक गाथाएँ और एक गाथा जो अंतिम है भोज वाली, वो मालवी में है। इन तीनों को संग्रह करने के बाद मैंने सोचा कि अगर किसी को पंजाबी भी नहीं आती है, मालवी भी नहीं आती है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा किताब का। तब मैंने उसी मीटर में उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया। उसमें कुछ भी एक शब्द भी इधर उधर नहीं किया, केवल अनुवाद किया उसी मीटर में। ये मेरा श्रम है इसमें। और तीनों की शुरुआत के पहले भर्तृ के ऊपर एक आलेख है, फिर गाथा है पंजाबी की, फिर उसका हिंदी अनुवाद है। वैसे ही तीनों का आलेख मैंने लिखा है और उनकी गाथाओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। अभी 2 किताबें और बहुत जल्दी ही हमारे तिवारी जी छापने वाले हैं। एक छोटी सी किताब है, बैताल कहे विक्रम सुनो। वो किताब की जो लोक कथाएँ हैं, बहुत छोटी छोटी लोक कथाएँ, मैंने हिंदी में उसको दिया है। मैंने सुन के लिखा है और उसको बहुत ही ढंग से उसको मैंने संयोजित किया है। वो पुस्तक जब आएगी तो आप देखेंगे कि विक्रम पर इससे अच्छी पुस्तक नहीं होगी कोई भी। वो छोटी सी किताब है, छोटी छोटी लोक कथाएँ हैं, लेकिन विक्रम की दूरदर्शिता, उनकी न्याय करने की क्षमता, उनका प्रजा वात्सल्य, उनकी रणनीति, सारी उनके जो चरित्र है पूरा उन लोक कथाओं के माध्यम से आप लोग जान सकेंगे। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मुझसे करवाया काम, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारत की अन्य बोलियों में विक्रम पर लोक कथाएँ, बहुत कठिन था। कई ऐसे लोग मिले जो लिखना नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं जानते, लेकिन वो कथक्कड़ हैं। तो उनसे मैंने उनकी भाषा में, उनकी बोली में उन लोक कथाओं को सुना, लिखा और लिख करके और पूरी किताब टाइप करवा के पुस्तकाकार टाइप में करवा करके आपके हाथों में सौंप दी है। और आशा करता हूँ कि 87 साल के इस वृद्ध को और अधिक जीने की लालसा नहीं हो तो किताबें जल्दी छप करके मेरे हाथ में आ जाएं, जिससे मैं अपने श्रम को अपने आँखों से देख सकूं और पढ़ सकूं उनको। क्योंकि जीने के लिए ये उम्र बहुत होती है, 87 साल कम नहीं होते जीने के लिए। कितना जिए आदमी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात एक संत ने कही है कि जो मरने से पहले मर जाए और हारने से पहले हार जाए, उसका जन्म बेकार है। वो मैं साखी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए न मरने से पहले मरने वाला हूँ और न हारने से पहले हारने वाला हूँ। और लिखूँगा और बराबर मैं सुबह 8:30-9 बजे टेबल पर बैठ करके अपना काम करता हूँ और वहीं आराम भी करता हूँ, करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे जा।
नेट बंद है, नेट। आपको दे। हाँ वो तो भेजेंगे, ये लाइब्रेरी में चली जाएगी। हाँ से ये किताब की कॉपी ले लीजिए। नहीं मैं उधर बैठूंगा। नहीं मुझे गला दुख रहा, गर्दन दुख रहा। आपके इस महनीय सारस्वत प्रयत्न से, आपके ज्ञानवृद्धत्व से और वयोवृद्धत्व से हम सभी उपकृत हैं और आपके इस महनीय योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निश्चित ही आज हम जिस सारस्वत चिंतन के लिए यहाँ समवेत हुए हैं, उसी सारस्वत चिंतन की ओर हम पुनः आगे बढ़ते हैं और राजा भोज के नगर नियोजन और उनकी वास्तु शैली के विषय में जो शास्त्रीय प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, उनके माध्यम से हम चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और हमारे बीच इस अवसर पर कुछ शोधार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं जो शोध पत्र के माध्यम से अपनी बात को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम हम शोधार्थियों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। कुछ नाम हमारे पास आ चुके हैं और जो शोधार्थी अभी इसी समय अपना शोध पत्र वाचन करना चाहते हैं या विद्वान जो भी हैं, तो आप अपना नाम हमें और प्रेषित कर दें इसी समय, तो आपको हम इसी सत्र में सम्मिलित कर लेंगे। हमारे पास पहला नाम है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान से श्री समुद्र सिंह जी का। आप आएँ और अपने शोध पत्र का वाचन करें और अन्य शोधार्थी कृपया अपना नाम हमें शीघ्र प्रेषित कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तु अस्तु। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य साहित्य विभागस्य शोधछात्रवयं सर्वान् प्रणमति। मम शोधपत्रस्य शीर्षकं वर्तते मुदित मदालसा नाट्ये नगर नियोजनम् इति। यथामति प्रस्तौमि। योजनाबद्धमेव कार्यम् अभीष्टफलम् आपनोति। कार्यारम्भात् पूर्वं विविधपक्षान् मनसि निधाय निर्णयस्य प्रक्रिया एव नियोजनम् उच्यते। वैदिककाले राजानः स्वनगरनिर्माणे नियोजनं प्रमुखम् अमन्यन्त। महाराज पृथु संस्कृतसाहित्ये नगरनियोजनस्य आदिपुरुषरूपेण अङ्गीक्रियते। राजा भोजः मालप्रदेशराजधान्यां धारानगर्यां अष्टशताब्द्या आरभ्य चतुर्दशशताब्द्याः पूर्वार्धं यावत् शासनं कृतवान्। नगरनियोजन क्षेत्रे राजा भोजस्य योगदानं स्ववास्तुशास्त्रीयो ग्रन्थः सम्राङ्गणसूत्रधारा सरस्वतीकण्ठाभरणपाठशाला धारायाः नाम वर्तमानधारस्य प्रसिद्धभोजशाला च अस्ति। नगरनिर्माणाय कर्गदादौ रेखाचित्ररूपा प्राक्कल्पना नगरनियोजन शब्देनाभिधीयते। संस्कृतभाषायां वास्तुकला, आङ्ग्लभाषायाम् आर्किटेक्चर इति च शब्दं प्रयुञ्ज्मः। आर्किटेक्ट शब्दोत्पत्ति लैटिन भाषायाः आर्किटेक्चुअस आङ्ग्लभाषायाः आर्किटेक्ट शब्दात् अभवत्। संस्कृतसाहित्ये अपि कविकुलगुरुकालिदासः स्वमेघदूते श्रीमहाकालेश्वरराजधान्यां नगरनियोजनम् इत्थम् अवर्णयत्। मेघं सम्बोधयति यक्ष वक्रपन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरस्यां सौदोत्सङ्गप्रणयविमुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः। बुद्ध्युदां स्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां लीलापाङ्गे यदि न रमसे लोचनै वञ्चितो असि। अत्र उज्जयिन्याः मेघसदृशाः प्रसादाः सन्ति। संस्कृतसाहित्ये कश्चित् इति अस्मिन् श्लोके वर्णितम्।
संस्कृत साहित्ये कश्चन मैथिल ब्राह्मण महामहोपाध्याय गोकुलनाथ शर्मणः स्वकृतौ मुदित मदालसा नाट्ये नगर नियोजनस्य चित्रणं कृतवान्। मुदित मदालसा नाट्ये सप्तङ्काः सन्ति। नाटकस्य अस्य मूलं मार्कण्डेय पुराण वर्तते। तत्र मदालसायाः चित्रणं तत्र न मार्कण्डेय पुराणे चित्रणं काचित् ब्रह्मचारिणी रूपेण कृतम् अस्ति। तत्र बुद्धोऽसि शुद्धोऽसि इति प्रसिद्ध उपदेश वर्तते कृतं। मुदित तत्र मदालसा चित्रणं काचित् ब्रह्मचारिणी रूपेण कृतं। नाटके विश्वावसुपुत्री मदालसायाः प्रतिष्ठाननगर्याः युवराजकुमारः कुवलयाश्वस्य प्रेमकथा निरूपिता वर्तते। मुदित मदालसा नाटके विभिन्नेषु श्लोकेषु तत्र ऐक्यं गतासु नवता अग्रे चलति अभिमुखं वज्राश्मतोरण तटोत्थित कूटाग्रव्यतिशक्त वासुकी शिरोमणि इत्यादि श्लोके तात्कालिकी प्रतिष्ठाननगर्याः कनकपुरस्य श्रीकुबेरस्य अलकानगर्याः वर्णनं निरूपितम् अस्ति इति स्वविद्यावारिधि पाठ्यक्रमस्य द्वितीयशोधपत्रमिदम् उज्जैन्याः पवित्रभूमौ प्रस्थाय उज्जैनी अधिपति श्री महाकालेश्वरस्य चरणारविन्दौ सादर समर्पयामि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। इसके उपरांत हमारे बीच शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से डॉक्टर दिव्या देशपांडे, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, आपका शोधपत्र कृपया उपस्थित करें। धन्यवाद सर। मेरे शोध पत्र का विषय है बाणभट्ट के गद्य काव्यों में वर्णित वास्तुकला एवं नगर नियोजन। प्रस्तुत शोध पत्र में महाकवि बाणभट्ट के गद्य काव्यों में वर्णित वस्तुतः केवल नगर नियोजन नहीं अपितु वसति विन्यास पर भी दृष्टिपात किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि महाकवि बाणभट्ट का संस्कृत गद्य के उन्नायकों में अग्रगण्य स्थान है और उनके दो गद्य काव्य हैं, एक कादंबरी और दूसरा हर्षचरितम, और दोनों ही गद्य काव्य तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप को प्रस्तुत करने में पूर्णतः सफल हैं। चूँकि बाण के समय के विषय में भी मतभेद नहीं है, क्योंकि वे हर्षवर्धन के सभाकवि थे और इसका प्रमाण हर्षचरितम में प्राप्त होता है, और सम्राट हर्षवर्धन का जो समय है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के बीच निर्धारित है। इसीलिए महाकवि बाणभट्ट के गद्य काव्यों में वर्णित जो नगर नियोजन और वसति विन्यास है वह सप्तम शती के वसति विन्यास को चित्रित करता है। और जैसा कि पूर्व सत्र में चर्चा हो चुकी है कि ये जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है या नगर किस प्रकार का होना चाहिए, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम बाण के गद्य काव्यों को पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि सप्तम शती का जो बाण है उन्होंने जिस ढंग से वसति विन्यास का वर्णन अपने गद्य काव्यों में किया है वो आज के स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को भी फेल करता है। साथ ही साथ में पूर्व सत्र में गोखले जी ने एक पंच महाभूतों से संपन्न जिस नगर की कल्पना की है वैसा नगर विन्यास, वैसा वसति विन्यास हमको बाणभट्ट के महाकाव्यों में दिखाई देता है। हर्षचरितम के तृतीय उच्छ्वास में बाण ने श्रीकंठ जनपद और उसकी राजधानी थानेश्वर का वर्णन किया है, जो तत्कालीन नगर नियोजन की ज्ञान की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बाण के अनुसार श्रीकंठ जनपद चारों ओर से खेतों से घिरा हुआ था, अर्थात आर्थिक व्यवस्था जो थी उस नगर की खेतों पर निर्भर करती थी और खलिहानों में पर्वत के समान धान की ढेरियां लगती थी। खेतों में सिंचन हेतु रहट की व्यवस्था थी और नगर के चारों ओर
चारागाह होते थे जहाँ पर चरवाहों द्वारा गायों एवं भैंसों को लाया जाता था। नगर में उपवन होते थे, ये नगर के साथ पर्यावरण का संबंध है। नगर में उपवन होते थे और उपवन जो विभिन्न वृक्ष हैं उन उपवनों की शोभा बढ़ाते थे। बाण के अनुसार वहाँ के उपवनों में माली नारियल के फलों का पानी पीते थे, राह चलते लोग पिंड खजूर लपक कर खा लेते थे और ऐसे अन्यान्य वर्णन मिलते हैं। नगरों में अनेक जलाशय थे, अर्थात जल नामक जो महाभूत है उनसे नगर संपन्न हुआ करते थे। और बाण कहते हैं कि विष्णु के नाभि कमल के समान श्रीकंठ जनपद में अनेक जलाशय थे जिनमें खिले हुए ऊंचे कमलों पर उत्तम पक्षी सुशोभित होते थे। साथ ही साथ नगर में देव मंदिरों का भी स्थान था जिन्हें पत्थरों से निर्मित किया जाता था। ये सारे उल्लेख तृतीय उच्छवास में आए हैं। इसी उच्छवास में श्रीकंठ जनपद में स्थानेश्वर नाम की राजधानी का भी उल्लेख प्राप्त होता है जो अनेक उपवनों से परिपूर्ण थी। और बाण के अनुसार वह मानो कुबेर की नगरी अलका का ही परिवर्धित रूप थी। इस विषय में हर्षचरितम एक सांस्कृतिक अध्ययन में वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि संस्कृत साहित्य में, बौद्ध संस्कृत साहित्य में इक्षुशाली गो महिषी संपन्न मध्य देश का जो समृद्ध चित्र खींचा गया है उसी का यह परिवर्धित रूप था। बाण के गद्य काव्यों में वसति विन्यास का भी उत्कृष्ट स्वरूप दिखाई देता है जिसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगी। विस्तृत मैंने चर्चा की है अपने शोध पत्र में। राजकुल में बाण ने राजकुल, दौवारिक, मंदुरा अर्थात राजकीय अश्वशाला, गजशाला, भुक्ता स्थान मंडप आदि का वर्णन किया है। और इस विषय में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि बाण के पाठकों के लिए बाह्य स्थान मंडप, भुक्ता स्थान मंडप, राजद्वार, अलिंद, धवल गृह, संजवन या चतुशाल, प्रग्रीवक, चंद्रशाला, प्रासाद कुक्षी, दीर्घिका, स्थान भूमि, प्रतिहार गृह, प्रतोली, गवाक्ष आदि प्रत्येक शब्द का निश्चित अर्थ था। इतने प्रकार के वसति विन्यास का उल्लेख आपको बाण के गद्य काव्यों में मिलेगा जिसका अध्ययन सप्तम शताब्दी का वह जो नगर नियोजन का एक सुंदर कॉन्सेप्ट था वो आपको वह देखने को मिल सकता है। और इसके मूल तक पहुँचे बिना हम हर्षचरित या कादंबरी के वर्णनों को स्पष्टता से कभी नहीं समझ सकते। बाण ने अपने गद्य काव्यों में अंतःपुर का भी विस्तृत उल्लेख किया है। राजकुल की 7 कक्षाओं में से तीसरी कक्षा में ही भवनोद्यान के भीतर पशु पक्षी पाले जाते थे और रानियां उन्हें देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होती थी। अंतःपुर के अनेकानेक वर्णनों में फिर स्नान भूमि का उल्लेख आता है कि वह धारागृहों से युक्त थी। शाल भंजिकाओं की मूर्तियां जो थी वो गृह देवता सी जान पड़ती थी। द्वार पर दंडपाणी प्रतिहारी नियुक्त होते थे। भांडागार का उल्लेख है जहाँ पर विभिन्न श्रेणियों के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का संचय था। भवन में सुंदर नृत्य प्रयोग किए जाते थे। कोष गृह होता था, रत्नालय थे, धवल गृह की भित्तियों पे अनेक चित्र अंकित थे। आभूषण गृह, मार्जन गृह सभी का उल्लेख बाण के गद्य काव्यों में दिखाई देता है। यही नहीं, बाण ने सुतिका गृह जहाँ डिलीवरी होती थी उसका भी विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। सुतिका गृह के द्वार के दोनों पार्श्वों में 2 मंगल कलश रखे हुए थे, ऐसा उल्लेख कादंबरी में आता है। इसके साथ साथ हल्दी के रंगे हुए पीले वस्त्र पहनी हुई भगवती षष्ठी देवी और पंख फैलाए हुए मोर की चौड़ी पीठ पर बैठे हुए शक्ति एवं दंड हाथ में लिए हुए कार्तिकेय की मूर्ति का भी उल्लेख आता है और साथ ही और भी अन्य विस्तृत वर्णन आते हैं। बाण ने कुमारी अंतःपुर का भी विशेष वर्णन प्रस्तुत किया है। कुमारी अंतःपुर जो था वो राजकुल के भीतरी भाग में बनाया जाता था और ये जो कक्षाएं थी वो कादंबरी में इसका उल्लेख आता है कि गंधर्वरात चित्ररथ के राजकुल का ही भाग थी। कुमारी भवन तक पहुंचने के लिए एक चौड़ा मार्ग था जो लताओं गिरते हुए पुष्पों और अनेकानेक वृक्षों से युक्त था। अर्थात जो भवन बनाए जाते थे, न केवल नगर अपितु जो भवन बनाए जाते थे उसमें भी हरितिमा, जिसको हम गार्डन कहते हैं, जो आजकल एक बहुत छोटे से क्षेत्र में सिमट गया है, उस तरीके से वो गार्डन वहाँ पर निर्मित किए जाते थे। और इसके बाद श्री मंडप का भी वर्णन प्राप्त होता है। कादंबरी के कुमारी भवन में उसका सबसे विशिष्ट उस भाग जो था वो श्री मंडप कहलाता था और कुमार भवन में भी इस प्रकार के श्री मंडप और का उल्लेख आता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बाण ने समकालीन वास्तुशिल्प का यथार्थ चित्रण किया है और यह जो चित्रण है वो सप्तम शती के उस नगर विन्यास को जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो
जो एक स्मार्ट सिटी का और जो आर्किटेक्चर है वर्तमान में भवनों का, उनकी दृष्टि से यह वर्णन आप अत्यधिक सहयोग करेगा और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी इस विषय में अध्ययन आवश्यक है। आपने यहाँ समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अत्यंत सुंदर और सारगर्भित शोधपत्र आपने पढ़ा है यहाँ, इसके लिए आपको साधुवाद। इसके उपरांत राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति की शोधार्थी सर्वजया सास्वती जी से निवेदन है कि वे अपना शोधपत्र प्रस्तुत करें। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। नमः सभाय सभापतिवश्च। मेरा विषय है नगर व भूमि का शुभाशुभ। जीवन में वास्तु की महत्ता। जैसे जैसे कलयुग की विकृति में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे ही धर्म तथा आस्था में भी बढ़ोतरी भी होती जा रही है, क्योंकि बुराई तथा अच्छाई साथ साथ चलती है। इसी संदर्भ में ज्योतिष तथा वास्तु के प्रति भी सामान्य जनता में जिज्ञासा श्रद्धा बढ़ती जा रही है। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी वास्तुशास्त्र की अच्छी मान्यता है। भारतीय वाङ्मय में वास्तुशास्त्र अथवा शिल्पशास्त्र के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि में वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए अनेक वर्णन मिलते हैं। संपूर्ण विश्व यह मानता है कि भारतीय वास्तुशास्त्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तुशास्त्र भूमि चयन से लेकर भवन निर्माण तक के सभी पहलुओं का सिद्धांत के साथ व्याख्या करता है। यह शास्त्र अथवा विज्ञान व्यवस्था, नियम, सीमा, अनुशासनात्मक पद्धति के अनुसार बना हुआ है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पंचमहाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश तथा वायु से निर्मित हैं। वास्तु ग्रंथों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन है कि सृष्टि पर प्रत्येक चर अचर वस्तु, प्रत्येक प्राणी पर पंचमहाभूतों का क्या प्रभाव होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क तथा कार्य प्रणाली पर खगोल में संचाररत ग्रह, उपग्रह के चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य से निकलने वाली किरणें आदि का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। वह अच्छा बुरा प्रभाव उसके हाव भाव तथा कार्य करने के तरीके में दिखाई देता है। इन अच्छे बुरे प्रभाव को ही केंद्रित करके, अर्थात अच्छे प्रभाव को बढ़ाने तथा बुरे प्रभाव को कम करने की उपायों को ध्यान में रखकर ही शुभाशुभ का वर्णन करके भारतीय वाङ्मय व्यवस्था में वास्तु के अमूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निवासार्थ अत्यावश्यक सामान्य ज्ञान। किसी भी नगर, महानगर इत्यादि में जहाँ हम वास करना चाह रहे हैं, वहाँ इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। नगर का मुख्य द्वार या चौक, राज का महल, सचिवालय, मुख्य राजमार्ग, चौरा, नौकर दासों तथा पतित लोगों के निवास स्थान, धूर्त मूर्खों का निवास, पागलखाना, वैश्यालय, जुआरियों नशेड़ियों के रहने का स्थान, बंदीजन, भाट भांड नपुंसकों के निवास स्थान, पाखंडिय इत्यादि के निवास, शिल्पियों के निवास तथा व्यावसायिक स्थान, मद्य मांस इत्यादि के व्यावसायिक स्थान इत्यादि, दवाखाना, मुर्दाघर, यान अड्डा, औद्योगिक कारखाने, मिल, फैक्ट्री इत्यादि के स्थान, मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर इत्यादि के स्मशान इत्यादि तथा स्मशान नगर का मुख्य द्वार, मुख्य राजमार्ग आदि का अति समीप्य नहीं होना चाहिए। इन सब का अति समीप्य होना अशुभ कारक है, क्योंकि ये स्थान ध्वनि वायु प्रदूषण के कारण मानसिक अशांति, चिड़चिड़ाहट तथा रोग का कारण होते हैं। आपका शहर आपके लिए शुभ या अशुभ। आधुनिक काल में देखा जाता है कि भवन निर्माण करने हेतु अथवा निवास करने हेतु हम किसी भी शहर में सस्ती भूमि खरीद लेते हैं और उस पर निर्माण करके निवास करने लगते हैं।
अथवा बहुत से लोग एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में निवास करने जाते हैं, अपना नवीन व्यवसाय भी आरंभ करते हैं, तब दोनों ही उपरोक्त स्थितियों में हमें यह देखना अथवा सुनने को मिलता है कि पहले जहाँ रहते थे वहाँ व्यवसाय अच्छा चलता था, परिवारजन सुखी थे, किसी भी प्रकार की रोग पीड़ा अथवा कष्ट नहीं था, परंतु इस नगर अथवा ग्राम में आने के पश्चात व्यवसाय भी अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में अशांति तथा रोग से कष्ट हो रहा है। तब सभी के विचार यही होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बार ग्राम नगर अथवा शहर में और वर्तमान वाले शहर में क्या अंतर है जो हमारे जीवन पर इतना प्रभाव पड़ रहा है। यदि इस समस्या का हल ज्योतिष वास्तु की दृष्टि से खोजा जाए तो इसका शीघ्र निवारण हो जाएगा। वास्तु शास्त्र में इस क्रिया को काकिण विचार कहते हैं। इस क्रिया से यह ज्ञात हो जाता है कि किस नाम के व्यक्ति को किस नाम अक्षर से आरंभ होने वाला ग्राम नगर शहर शुभ फलदायक होगा अथवा अशुभ फलदायक होगा। काकिण विचार का श्लोक बृहद वास्तुबाला में यह है, स्ववर्गम द्विगुणम कृत्वा परवर्गेण योजयेत् अष्टभिस्तु हरे भागम यो अधिकः सारुणी भवेत्। अ वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त प य स ये वर्ग ने नाम के 8 वर्ग होते हैं। इनमें से अपना वर्ग की संख्या को दुगना करके दूसरे की वर्ग की संख्या में जोड़कर उस योगफल में 8 का भाग देने से जो शेष रहें उसे काकिण कहते हैं। दोनों की काकिण संख्या में जिसके काकिण अधिक हो वह ऋषि अर्थात दूसरे को लाभदायक होता है। जैसे यदि व्यक्ति की काकिण अधिक हुई तो वो ग्राम नगर अथवा शहर उनके लिए अशुभ फलकारक होगा, तथा यदि उस स्थान की काकिण संख्या अधिक हुई तो वो स्थान उस व्यक्ति को लाभदायक होगा। शहर की दिशा और आप इसके पश्चात यह विचार करना आवश्यक है कि नगर की किस दिशा में किस राशि वाले व्यक्ति को निवास करना चाहिए। राशि तथा दिशा का सामंजस्य को देखकर निवास करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वृष, मिथुन, सिंह, मकर राशि वालों को ग्राम के मध्य में तथा पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान तथा दक्षिण भाग में कन्या, नैऋत्य में कर्क, पश्चिम में धनु, वायव्य में तुला, उत्तर में मेष, ईशान में कुंभ, पूर्व में वृश्चिक तथा आग्नेय में मीन राशि वालों का निवास नहीं करना चाहिए। सभी मानवों के लिए सभी नगर अथवा शहर शुभ नहीं होते। यदि नाम राशि के पहले अक्षर तथा शहर के पहले अक्षर में किसी भी तरह का भेद, वर्ग भेद अथवा काकिण भेद होगा तो वो शहर उस आदमी को शुभ नहीं होगा। पूर्व दिशा में अ वर्ग बलि होता है, आग्नेय में क वर्ग बलि होता है, दक्षिण में च वर्ग बलि होता है, नैऋत्य में ह वर्ग बलि होता है, पश्चिम में त वर्ग बलि होता है, वायव्य में प वर्ग बलि होता है, उत्तर में य वर्ग बलि होता है। अपने वर्ग से 5वां वर्ग शत्रु वर्ग होता है। जैसे गरुड़ से 5वां सर्प वर्ग, बिडाल से 5वां वर्ग मूषक, सिंह से 5वां वर्ग मृग, स्वान से 5वां वर्ग मेष तथा सर्प से 5वां वर्ग गरुड़ का होता है। अपने शत्रु वर्ग की दिशा में निवास नहीं करना चाहिए। भूमि की जाति और आप भूमि चयन से पूर्व जाति के अनुसार भूमि के लक्षण देखना चाहिए। यदि भूमि का रंग सफ़ेद हो, कुशायुक्त हो, सुगंध से युक्त हो, घी जैसे गंध आती हो तो ऐसी भूमि ब्राह्मण जाति के लिए शुभ होती है। यदि भूमि का रंग लाल हो, मूंज युक्त हो, रक्त जैसी गंध वाली हो तो क्षेत्रीय जाति के लिए शुभ होती है। यदि भूमि हरे रंग की हो, कुशकाश से मिश्रित हो, शहद के समान गंध वाली हो, उसमें अन्न की गंध भी आती हो तो ऐसी भूमि वैश्य जाति के लिए शुभ होती है। यदि भूमि काले रंग की हो, सभी प्रकार के तृणों से युक्त हो, शराब के समान गंध देने वाले हों तो ऐसी भूमि शूद्रों के लिए शुभ होती है। ब्राह्मण भूमि सुखद फल देती है। क्षेत्रीय भूमि राज्य प्रदान करने वाली होती है। वैश्य भूमि धन धान्य देने वाली होती है तथा शूद्र भूमि ब्राह्मण, क्षेत्रीय तथा वैश्य के लिए त्यागने योग्य होती है।
इस प्रकार भूमि की जांच करके भूमि का चयन करना चाहिए। भूमि के ढलान से विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि भूमि का ढलान पूर्व दिशा की तरफ हो तो धन प्राप्ति वृद्धि देने वाली होती है। यदि भूमि का ढलान अग्निकोण में हो तो दाह, मृत्यु तथा शोक प्रदान करती है। यदि दक्षिण में ढलान हो तो मृत्यु तथा गृहनाश करने वाली होती हैं। यदि नैऋत्य में हो तो धननाश करने वाली होती हैं। पश्चिम में ढलान हो तो पुत्र हानि तथा अपयश होता है। यदि वायव्य में ढलान हो तो परदेश निवास तथा मानसिक उद्योग होता है। यदि उत्तर दिशा में ढलान हो तो धन आगमन होता है। यदि दर्शन कोण में ढलान हो तो विद्या लाभ होता है। ब्राह्मण के लिए उत्तर दिशा में ढलान वाली भूमि शुभ होती है। क्षत्रिय वर्ण के लिए पूर्व दिशा में ढलान वाली भूमि शुभ होती है। वैश्य वर्ण के लिए दक्षिण दिशा में ढलान वाली भूमि शुभ होती है। शूद्र वर्ण के पश्चिम दिशा में ढलान वाली भूमि शुभ होती है। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सुंदर विवरणात्मक शोध पत्र आपने प्रस्तुत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम पुनः एक बार मंच की ओर अभिमुख होते हैं और मंच पर आसीन हमारे आज के विषय विशेषज्ञ विद्वानों को भी सुनने की हम सभी के मन में लालसा है। और भी हमारे पास अभी सूची बड़ी है शोधार्थियों की, तो जिन्हें हम अभी आज मौका दे पाए हैं उन्हें आज, और शेष को हम कल और परसों भी हमारे पास में पर्याप्त समय है तो हम आपको इसके अनुसार अवसर प्रदान करेंगे। इसके पूर्व हम आज के मुख्य, आज भी देंगे हम समय, हम आज अपने मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर विद्यमान हैं डॉक्टर निर्भय पांडे जी। मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करूंगा कि वे विषय को प्रतिपादित करें और हमारे सभा का मार्गदर्शन करें। इसके उपरांत पुनः एक आध शोध पत्र हम और लेंगे और फिर अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर चलेंगे। जी, डॉक्टर निर्भय पांडे जी। विनोद जी वहीं भेजना है PPT आपके पर डालना है। अगले किसी को बुला लें। हाँ, विनोद जी, सर का भी मेल में आया हुआ है। उसमें आ गया मेल में? ठीक है, सर का भी ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तब तक हम एक शोधार्थी को और आमंत्रित कर लेते हैं जब तक तकनीकी व्यवस्था चल रही है। हमारे बीच में लगभग 50 शोधार्थियों के से अधिक, लगभग 58 शोधार्थियों के नाम हमें प्राप्त हो चुके हैं और इनमें से बहुत से शोधार्थियों ने आज की उपस्थिति दी है, कुछ कल आएंगे और कुछ परसों भी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। मैं हमारे बीच में विद्यमान शोधार्थियों में से धनेश्वरी पटेल यदि यहाँ उपस्थित हैं, कल के लिए जाएंगे आप, ठीक है। मेघा शर्मा, ठीक है। BHU से हैं तरुण कुमार जी। डॉक्टर अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं प्रतापगढ़ से जी। सौरभ जी हैं DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सौरभ जी। मैं इसके साथ ही डॉक्टर हिम्मतलाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हिम्मतलाल शर्मा जी। सर्वेभ्यः नमस्काराः। वागर्था विवसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यद्यपि वास्तुशास्त्रस्य विषये अहं
न किञ्चित् जानामि, तथापि उपशीर्षकसम्बद्धं किमपि लिखितवान् अस्मि। नगरसन्निवेशे जलप्रबन्धस्य विविधव्यवस्थाः एवं जलं कथम् उपयुज्यते, सुरक्षाविषये यथा सर्वैः अत्र विचारितं, यः दुर्गः भवति, दुर्गं परितः परीक्षा करणीया, प्राकृतं चेत् समुद्रादिषु अथवा सरोवरेषु, नो चेत् परीक्षा करणीया विकृत निर्माणे। पुनः कृषिक्षेत्रेषु एतस्य उपयोगः धनधान्यसमृद्धिनिमित्तं, वृष्टिजलसङ्ग्रहार्थम् अपि एतस्य सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। पुनः जलमार्गाः, जलघटिकायन्त्राणि, पुनश्च सभा अवसथव्यवस्थानिमित्तं यथा जलधारा, शतधारा इति किमपि तत्र भवति सभाभवनेषु, धारागृह यथा फव्वारा इति भवति, तादृशविषयाः मया स्वीकृताः सन्ति। संस्कृतवाङ्मये नगरसन्निवेशे जलप्रबन्धनविषये बहुत्र विचारः कृतो वर्तते। कौटिल्येन नगरसन्निवेशे भूमिचयनप्रसङ्गे जलव्यवस्था विचारिता वर्तते। नागरिकाणां सौविध्यम् अवधाय मार्गः, विपणि, कौशालयः, गजशाला, अश्वशाला, कारागारः, जलाशयः, उपवनम्, आयुधागारः एवं विविधविषयाः तत्र विचारिताः वर्तन्ते। तत्र नदीसङ्गमेषु तत्र दुर्गाः निर्मातव्याः इति अस्ति। पुनश्च सुरक्षात्मकदृष्ट्या एतत् दुर्गं परितः याः परिखाः भवन्ति, सुरक्षात्मकदृष्ट्या एतस्य जलस्य उपयोगः तत्र भवति। पुनः तत्र तेषां नदीपर्वतदुर्गजनपदारक्षस्थानं, वन दुर्गम् अटवीस्थानम्, आपद्यपसारो वा इति कृत्वा विपत्तिनिवारणार्थम् एतस्य उपयोगः, जलस्य उपयोगः। पुनः धनधान्यसमृद्धिनिमित्तं कृषिक्षेत्रे जलसिञ्चनार्थं जलव्यवस्था क्रियते। कालिदासः तत्र सेतुवार्ता गजबन्धः इति एकत्र उल्लिखति 16तमे सर्गे रघुवंशे। अर्थशास्त्रे सेतुः जलसिञ्चनव्यवस्थार्थम् आसीत् सेतुबन्धः, तेनैव राजकोषे धनवृद्धिव्यवस्था कृता आसीत्। सेतुबन्धः सस्यानां योनिः, नित्यानुकोशो हि वर्णगुणलाभः सेतुवापेषु एवं। तत्र पुनः कालिदासकृतवर्णनेन राज्यकरप्रदानसम्बन्धः सेतुबन्धानाम् आसीत्, जलप्रबन्धनस्य आसीत्। सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बशास्त्र वृक्षायुर्वेद इत्यादि तत्र अथर्ववेदेपि एतस्य उल्लेखः प्राप्यते। वृष्टिजलसङ्ग्रहणं विधाय तदुपयोगव्यवस्थार्थं भवनानां छदिषु यत् जलं भवति तत् सङ्ग्रहणार्थं तत्र माघकविः वदति, कान्तेन्दुकानतोपलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हर्म्यतलेषु यत्र उच्चैरधः पाति पयोमुचोऽपि समूहमुहुः पयसां प्रणाल्यः इति कृत्वा कदाचित् तत्र जलसङ्ग्रहस्य व्यवस्था अपि संस्कृतसाहित्ये निर्दिष्टा वर्तते। समुद्रे यानानि भवन्ति, ये व्यवसायिनः भवन्ति, व्यापारिणः भवन्ति, तेषां यानसञ्चालनार्थं जलव्यवस्था। पुनः नदीजलेषु अपि नौकादीनां तत्र सञ्चालनार्थं व्यवस्था। पुनः कादम्बर्यां वर्णयति उज्जयिनी वर्णनप्रसङ्गे उदकस्थानोपशोभिता च सतत चलितघटीयन्त्रैः जलसिञ्चनकारिणी अस्ति इति। तत्र जलघटिका सिञ्चनार्थं कृषिक्षेत्रेषु जलसिञ्चनार्थं घटीयन्त्राणि यानि घटाः तत्र भवन्ति, एकं चक्रकं तादृशं भवति, चलति कूपात् जलम् आगत्य उपरि एवं कृषिक्षेत्रेषु गच्छति। एवं सभा वसतकूप प्रावार आराम सुरसदनसेतुयन्त्रप्रवर्तकेन एतादृश यानि शीतकानि भवन्ति, शीतनिमित्तं ग्रीष्मकालेषु यथा जलस्य उपयोगः। पुनः तत्र सवर्षा समयिनीव धारागृहस्य तत्र उल्लेखः यत्र भवति, स्नानागारेषु वा तत्र सभास्थानेषु शीतलतानिमित्तम् एतस्य जलस्य तादृशः प्रयोगः इति एवं मदीयः विषयः। अत्र अवसरं मह्यं दत्तः, अतः सर्वेभ्यः धन्यवादः।
धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, अत्यंत सारगर्भित आपका उपाख्यान, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभा भवन में एक विशिष्ट व्यक्तित्व पधारे हैं, डॉक्टर सुव्रतो गंगोपाध्याय जी। आप एमडी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ह्यूस्टन अमेरिका से। आपका विशेष परिचय यह है कि आपने इंडियन हिस्ट्री अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन के नाम से भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित एक संस्था के आप संयोजक हैं, और IHAR जिसका शॉर्ट नेम है, USA में आपने उस संस्था को बनाया था, जिसका विस्तार उन्होंने समय भारत में भी किया है। आज वे हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर गंगोपाध्याय जी को माल्यार्पण कर सत्कार करने का कष्ट करें, माननीय कुलपति जी से। कृपया डॉक्टर गंगोपाध्याय जी मंच पर पधारें। माननीय कुलपति जी मंच पर पधारें। माननीय कुलपति जी आचार्य विजय कुमार सी जी और विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति आचार्य शैलेंद्र शर्मा जी, और हमारे आज के अतिथि द्वय डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे जी, आप सभी से अनुरोध है कि आदरणीय डॉक्टर गंगोपाध्याय जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन करने का कष्ट करें। आपके शुभ आगमन से हम सभी कृतज्ञ हैं। आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। इसके उपरांत हमारे मंचासीन मुख्य वक्ता डॉक्टर निर्भय पांडे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपना विषय वस्तु प्रतिपादित करें। सादर। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस हम सभी के पूज्य उज्जैनी की धरा तथा महाकाल के इस क्षेत्र को नमन करता हूँ। सभागार में समुपस्थित मंच पर विराजमान इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी, संयुक्त राज्य अमेरिका से पधारे माननीय गंगोपाध्याय जी, हमारे सम्मुख विराजमान विश्वविद्यालय के महनीय कुलपति महोदय, विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलानुशासक शर्मा जी, ऋषि रूप में विराजमान हमारे एक ज्योतिष शास्त्र के रत्न के रूप में जो विराजमान हैं, ऐसे मैं आचार्य को प्रणाम करता हूं जिनके पुस्तक का अभी लोकार्पण किया गया। हमारे सम्मुख विराजमान हमारे गुरुकल्प अग्रज काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रोफेसर पांडे जी, नेपाल से पधारे हुए माननीय झा जी, नवीन झा जी, और हमारे अग्र और पृष्ठ दोनों भाग में विराजमान जिनसे मैं संपुटित हूँ ऐसे भार्गव द्वय और सभा में समुपस्थित आप सभी ज्योतिष विद्या अनुरागी गण। मैं इस सत्र का आकस्मिक मुख्य वक्ता हूँ, तो उसी रूप में समुपस्थित हूँ। चूँकि मुझे कल अपना व्याख्यान करना था, परंतु आज ही आदेश प्राप्त हो गया, तो सुबह है।
हम सभी वास्तुशास्त्रीय नगर नियोजन एवं राजा भोज इस विषय को लेकर के मंथन करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं। सबसे पहले हम लोगों के मन में विचार क्या आया कि नगर नियोजन की आवश्यकता क्या है। दूसरा, नगर नियोजन की प्राचीन अवधारणा क्या है। और तीसरा मूल बिंदु है कि प्राचीन अवधारणा जो है नगर नियोजन का, उससे वर्तमान का जो नगर नियोजन का प्रचलन है अथवा हमारी सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसका किस प्रकार समंजन हो सकता है। यही हमारे मुख्य उद्देश्य हैं, यही हमारा प्राप्तव्य है, जितना मैं समझ पाया हूँ। अभी इसके पूर्व कुछ वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे जिसको हम लोग सुन रहे थे। एक बहन विदुषी ने बाणभट्ट की कादंबरी के आधार पर तत्कालीन जो नगर व्यवस्थाएं थीं उनका वर्णन किया, अन्य लोगों ने उस रूप में वर्णित किया। देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा में स्थापत्य या वास्तुशास्त्र जो है, इसको एक ललित कला के रूप में स्वीकार किया गया है। ललित कलाएं कौन कौन सी हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, नाट्यशास्त्र